तो जी अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़ा था, जिसमें ओएसआई रेफरेंस मॉडल बिल्कुल। था, टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल था, जिसको सिर्फ हमने जनरल तौर के ऊपर पढ़ा था, ओवरऑल पढ़ा था। ठीक हो गया। अभी हमारा ओएसआई रेफरेंस मॉडल खत्म नहीं हुआ, वो भी चल रहा है। ठीक हो गया। तो वो कुछ इस तरह से, ये लास्ट टाइम का मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, डिवाइस से रिलेटिव या नेटवर्क से रिलेटिव। वो कुछ इस तरह से है कि जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था राउटर, और राउटर कहा था कि वो नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, यानी कि अप टू लेयर है। ठीक हो गया। और इस तरह से कुछ राउटर का सिंबल था। अज्यूम करें कि ये लाहौर का राउटर है, लाहौर का किसी भी नेटवर्क का ले लें या किसी भी कंपनी का ले लें। जैसे मैं ये ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ ये HBL है, ये HBL का नेटवर्क है। ठीक हो गया, हेड ऑफिस का। अब इससे एक लिंक निकल रहा है। तो मैंने आपको कहा था जब भी स्ट्रेट लिंक होगा ये लैन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये मेरे पास स्विच लगा हुआ है। वैसे प्रैक्टिकल नेटवर्क की बात कीजिए तो वहाँ पे तो काफ़ी सारे स्विच होंगे, सिर्फ मैं एक समझा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होंगे, ये आपके यहाँ पे ये यूज़र वगैरह बैठे हुए होंगे, क्लाइंट्स वगैरह बैठे हुए होंगे, सर्वर वगैरह लगे हुए होंगे, ATM मशीन वगैरह लगी हुई होगी। तो ये क्या, ये लाहौर का अपना नेटवर्क है। तो इसी तरह से लाहौर की एक ब्रांच कराची में भी है, जिसमें मैं कहता हूँ कि ये कराची का नेटवर्क है, ये कराची का राउटर है। ठीक हो गया। मैं सिर्फ अभी एक एक ब्रांच को लेके चला हूँ। वैसे अगर तो देखा जाए तो कराची के अंदर भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, लाहौर के अंदर भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो मैं छोटी छोटी सी ब्रांच को लेके चल रहा हूँ। तो इसी तरह से जैसे लाहौर का नेटवर्क था, इसी तरह से हमारे पास कराची का भी नेटवर्क है। जैसे लाहौर के अंदर यूज़र क्लाइंट वगैरह बैठे हुए थे, सर्वर वगैरह, ATM मशीन वगैरह लगी हुई थी, इसी तरह से यहाँ पे कराची के अंदर भी है। तो अब ये देखिए, ये लाहौर का लोकल एरिया नेटवर्क है और ये कराची का लोकल एरिया नेटवर्क है, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन जब लाहौर के नेटवर्क ने, लाहौर के लोकल एरिया नेटवर्क ने कराची के लोकल एरिया नेटवर्क से बात करनी है, तो ये तो तभी होगी जब इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी होगी, यानी कि लाहौर वाले राउटर की कनेक्टिविटी कराची वाले राउटर से होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों डिवाइसेस को आपस में बैन के थ्रू मिलाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। जो दो इसको क्या हो गया जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे लाहौर में बैठा हुआ हूँ। ठीक हो गया। और मेरा दोस्त है, एक मेरा दोस्त है फॉर एग्जांपल अली नाम का। ठीक हो गया। अब उसने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाना था। ठीक हो गया। और 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाना था। अब जाहिर बात है, आप स्लिप भरते हैं तो उसके अंदर आप हर चीज़ मेंशन लिखते हैं, मेंशन करते हैं कि भेजना किसको है, उसका अकाउंट नंबर क्या है और उसका ब्रांच कोड क्या है, अमाउंट कितनी है। फिर उसके बाद आप अपना अपना नाम लिखते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं, वो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, स्लिप फिल करते हैं। इसी तरह से आप उसके पास काउंटर पे जाते हैं, वो ऑनलाइन बुक यानी कि ऑनलाइन आपकी स्लिप देखता है और एंट्री करता है, अच्छा यार तुम इस अकाउंट में इस नामी बंदे को ये अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो, डिपॉजिट करना चाहते हो। अब वो क्या करता है, वो बैकएंड के ऊपर ना एक सर्वर को एक्सेस किया होता है। वो उसको काफी लोग कुछ काफी सारे नाम देते हैं, कुछ डेटाबेस सर्वर कहते हैं, कुछ रेडियस सर्वर कहते हैं, कुछ स्टेटस सर्वर कहते हैं। तो आसान जुबान में समझ लें डेटाबेस सर्वर। जिस डेटाबेस सर्वर में ये होता है कि सारे के सारे यूजर के अकाउंट्स की डिटेल होती है, कवाइफ होती हैं। जैसे आपका अकाउंट होगा तो आपके अकाउंट की डिटेल कवाइफ होंगे कि यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, क्या नामी है, इसका अकाउंट नंबर क्या है, इसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका ब्रांच कोड क्या है, इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं और ये कितने पैसे ट्रांसफर कर रहा है। अब ये नहीं कि अब आपके अकाउंट में है ही 50-40 हज़ार और आप कह रहे हैं मैं 50,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। तो जितने अमाउंट आपके अकाउंट में होगी उसी के अंदर रह के आपने ट्रांसफर करनी है। तो अब होती कि ये आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे बेस्ड है, इस सर्वर पे बेस्ड है। ठीक हो गया। कोई भी सर्वर होगा, सर्वर के पास चल गया, अब उसमें जाके वही चीज़ों को चेक करेगा, चेक करने के बाद वो कहेगा कि हाँ इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि वो इसको डिपॉजिट करवा सकता है, भेज सकता है। तो अब ये क्या होगी, ये रिक्वेस्ट सर्वर से होके कहाँ पे चली जाएगी, यानी कि आपके अकाउंट से वो पैसे काट लिए जाएंगे और वो कहाँ पे सेंड सेंड कर दी जाएगी, इस राउटर के पास सेंड कर दी जाएगी। अब ये राउटर पे जाएगी, तो ये राउटर से जब देखा जाएगा कि अच्छा यार ये तो रिक्वेस्ट कराची के है, ये कोड वगैरह या उसका ब्रांच कोड देके देखा जाएगा, डिसाइड किया जाएगा ये लोकेशन, क्योंकि जाहिर बात है कोड से पता लग जाता है कि ये कोड कहाँ का है। तो आप फौरी तौर के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं अच्छा ये कोड यहाँ का है। तो वो क्या करेगा, ये राउटर उस चीज़ को देख के ये वैन के थ्रू कहाँ पे भेजेगा, ये लाहौर वाले एक राउटर पे पहुंच गया या हेडक्वार्टर पहुंच गया या किसी ब्रांच पे पहुंच गया।
अब जब यहाँ पे पहुंचा तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, वो इस सर्वर में जाएगी। अब इस सर्वर में जाके अब वो देखा जाएगा कि अच्छा यार ये तो आदिल से रिलेटिव है, तो आदिल के अकाउंट में जाके यानी कि मेरे अकाउंट में जाके वो क्या कर देंगे, 50,000 डिपॉजिट कर देंगे। यानी कि मुझे कैसे 50,000 मिले, यानी कि कराची से मेरे दोस्त ने मेरे अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट करवाए, वो कराची से चल के ये राउटर पे गए, राउटर से ये वैन के थ्रू लाहौर पहुंचे और लाहौर वाले राउटर से ये इस सर्वर पे पहुंच गए, यानी कि मेरे अकाउंट में पहुंच गए, यानी कि वो 50,000 मुझे मिल गए। तो इसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है, ये है लोकल एरिया नेटवर्क के विद इन लैन अगर आपने बातचीत करनी है, ये लोकल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी दो डिफरेंट लैन ने एक लैन ने दूसरे लैन से बात करनी है तो हमें किसके थ्रू बातचीत करनी पड़ेगी, ये वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू बात करनी पड़ेगी, जो दो डिफरेंट लैंड्स को आपस में मिला रहा है और उनकी कम्युनिकेशन करवा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। तो हमारे केस के अंदर या हमारे कोर्स के अंदर लैन भी है और हमारे कोर्स के अंदर वैन भी है, यानी कि हमने लैन को भी पढ़ना है लोकल एरिया नेटवर्क को, और हमने वाइड एरिया नेटवर्क को भी पढ़ना है। ठीक हो गया। तो ये वही चीज है जो हमने पढ़ा था कि ये राउटर है, ये अप टू लेयर 3 डिवाइस है, ये स्विच है, ये लेयर 2 डिवाइस है। फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लोकल एरिया नेटवर्क को लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कमदार लिंक है तो ये वाइड एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि हमें तो नजर नहीं आता, हमें तो बस पता है हमने बस पैसे डिपॉजिट करवा दिए और अगले बंदे को मिल गए, लेकिन वो किस तरह से मिले, कैसे मिले, ये कुछ इस तरह से सिनेरियो बने हुए होते हैं, डायग्राम बने हुए होते हैं। तो ये सिर्फ छोटी सी डायग्राम है, तो इसी को आगे हम लेके और मजीद चलते हैं कुछ इस तरह से। ये बेसिकली हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो वो डायग्राम के अंदर वो बिल्कुल चीजें मैंने फुलफिल कर दी हैं। आज का जो हमारा जो अहम टॉपिक था, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको ओ से रेफरेंस मॉडल की समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो एड्रेसिंग के ऊपर है, एड्रेसिंग के ऊपर है। ये आपने इसको लाजमी याद करना है, इसको पढ़ना है, इसको घोट लेना है, क्योंकि ये चीज जो है जो हम पढ़ने लगे हैं, ये जब तक आप नेटवर्क्स के अंदर हैं, जब तक भले वो एनए लेवल हो या एनपी लेवल हो या एक्सपर्ट लेवल हो, या जब प्रैक्टिकल नेटवर्क की बात करें, ये आपकी जान नहीं छुड़ेगी, एड्रेसिंग आपकी जान नहीं छुड़ेगी। असल में जो कम्युनिकेशन होती है वो एड्रेसेस की बेस के ऊपर होती है। तो क्योंकि मैंने आपको नहीं कहा कि ओएसए रेफरेंस मॉडल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है पढ़ लिया तो उसको बस घुमा दिया, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन होती है पैकेट के ऊपर। लेकिन है क्या चीज, वो भी याद होनी चाहिए। लेकिन जो आपने याद करनी है, घोटा लगाना है, वो आज का लेक्चर है। इससे पहले जितने लेक्चर हुए मैंने ये नहीं कहा कि आप ये याद करें, लेकिन ये जो लेक्चर है ये और इसके आने वाले या इससे एसोसिएट जितने भी लेक्चर होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे और आने चाहिए, भूलना नहीं, क्योंकि इसी पूरे टॉपिक के ऊपर पूरा सीसीएनए बिलोंग करता है, एनपी और सीसीआई वो टॉपिक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक और बड़ा अहम टॉपिक है वो है एड्रेसेस के ऊपर, एड्रेसिंग या एड्रेसेस, क्योंकि हम नेटवर्क लेयर को पढ़ रहे हैं, नेटवर्क लेयर को पढ़ रहे हैं, तो एड्रेसेस लेयर 2 के ऊपर भी हैं और एड्रेसेस लेयर 3 के ऊपर भी हैं, तो हम दोनों को एक एक साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि वैन के ऊपर या नेटवर्क लेयर के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती थी वो आईपी की बेस के ऊपर होती थी, और डाटा लिंक के ऊपर यानी कि स्विच के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है वो मैक एड्रेसेस की बेस के ऊपर होती है। तो सवाल है तो ये एड्रेसेस है क्या चीज, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो इस बारे में कहा जाता है कि हर वो चीज या हर वो मशीन जिसने नेटवर्क के ऊपर रह के कम्युनिकेट करना हो, क्या कहा, हर वो मशीन जिसने नेटवर्क के ऊपर रह के कम्युनिकेट करना हो उसको एक यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस की जरूरत है। बिना एड्रेसेस की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, बिना एड्रेसेस की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। यानी कि एड्रेस है क्या चीज, उस नेटवर्क के ऊपर लगी हुई उस मशीन की एक आइडेंटिफिकेशन है, कि उसकी पहचान है, जिसकी बेस के ऊपर हम कम्युनिकेशन करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि मैं बिना आईपी एड्रेस के कम्युनिकेशन करवा सकता हूँ या कर सकता हूँ, तो आप जादूगर हैं, क्योंकि 7 साल में आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बिना आईपी एड्रेस के या बिना कोई मैक एड्रेस के कम्युनिकेशन करवा रहा है। आईपी एड्रेस होगा तो वो कम्युनिकेशन करेगा नेटवर्क के ऊपर रह के। यानी कि इस वक्त जो आप नेटवर्क के ऊपर रह के मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम किस बेस के ऊपर कर रहे हैं, वो आईपी की बेस के ऊपर कर रहे हैं, आईपी एड्रेस वो आईपी की बेस के ऊपर कर रहे हैं। आपको जो इंटरनेट से या डीएसएल से जो भी आपका है, जिससे आपको वो नेट मिल रहा है, जिसके साथ आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, वो बेसिकली एक आईपी ही है। अब आईपी दो तरह के हैं, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है।
अक्सर आप देखेंगे, मुझे नहीं पता, अक्सर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 192.168.1.1 वाली सीरीज मिल रही होती है। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास प्राइवेट एड्रेसेस हैं। ठीक हो गया, ये प्राइवेट एड्रेसेस है, कुछ लोकल एड्रेसेस होते हैं। तो अगर मैं नेट डिस्कनेक्ट कर दूं तो मुझे आईपी नहीं मिलेगा, और अगर मुझे आईपी नहीं मिला तो मैं नेटवर्क के ऊपर रह के कम्युनिकेट करने वाली चीज है, करवाने वाली है, वो आईपी है। तो बिना आईपी के हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे कि रोड के ऊपर गाड़ी को चलने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, पेट्रोल के अलावा, पेट्रोल तो है ही, लेकिन उसकी पहचान क्या है? वो उसका नंबर प्लेट है, उसका नंबर प्लेट है। और हर गाड़ी का नंबर प्लेट एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का यूनिक होता है। कि मेरी गाड़ी होगी तो मेरी गाड़ी का नंबर अपना होगा और यूनिक होगा, आपकी गाड़ी होगी तो आपकी गाड़ी का अपना नंबर होगा और वो यूनिक होगा। क्या ये रोड के ऊपर चलने के लिए गाड़ी की एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। अगर खुदा ना खासा किसी भी वजह से आपका चालान काट दिया जाता है तो किस बेस के ऊपर होता है? वो गाड़ी के नंबर की बेस के ऊपर होता है। अच्छा जी, ये गाड़ी थी, इसके ऊर यानी कि ये चालान है, क्योंकि वो नेटवर्क तो वो उसको जानता है। तो इसी तरह से नेटवर्क के ऊपर रह के कम्युनिकेशन करनी है तो आपको आईपी एड्रेस की ज़रूरत है या एड्रेस की ज़रूरत है। बिना एड्रेस के कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। एड्रेस दो तरीक़ों से दिया जा सकता है, या आप खुद कन्फिगर कर दें या किसी ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू कन्फिगर कर दें। यानी कि जैसे अगर आप खुद कन्फिगर करना चाहते हैं तो स्टैटिक तरीके से कन्फिगर करेंगे। अगर आप खुद कन्फिगर नहीं करना चाहते तो डीएससीपी एक होता है, प्रोटोकॉल भी कहा जाता है इसको, कुछ लोग इसको Dynamic Source Configuration Protocol. It generates the IP address automatically. बिल्कुल बिल्कुल है वो, आप उसके थ्रू आप आईपी एड्रेस भी असाइन करवा सकते हैं। लेकिन चीज़ वही है, बात वहीं पे आ गई है कि बिना आईपी एड्रेस की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, आईपी एड्रेस मस्ट है। तो एड्रेसेस के बारे में कहा जाता है कि हमारे पास दो तरह के एड्रेसेस हैं, क्योंकि हमारे पास लेयर दो तरह की हैं। एक हमारे पास है नेटवर्क लेयर और एक है डेटा लिंक लेयर। एक है डेटा लिंक लेयर और एक है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है, यानी कि इसको लेयर 2 बोला जाता है और इसे लेयर 3 बोला जाता है। तो लेयर 2 के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है मैक एड्रेस स्पेस के ऊपर, और लेयर 3 के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है वो आईपी की बेस के ऊपर होती है, आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर कम्युनिकेशन। अच्छा, कुछ लोग ना मैक एड्रेस को बोलते हैं, मैक एड्रेस को बोलते हैं कि ये ऐसे एड्रेसेस होते हैं जो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं। ठीक हो गया, फिजिकल एड्रेसेस, फिजिकल जिसको यू कैन टच बट नॉट कन्फिगरेबल पैरामीटर। और जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, इनको बोला जाता है कि ये लॉजिकल एड्रेसेस है, ये लॉजिकल है। अब लॉजिकल एड्रेसेस ऐसे क्या हो? आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, मुझे ठीक से नहीं आ रही। वैसे लग रहा है जैसे पियानो बज रहा है। हेलो जी, बिल्कुल अब आ रही है आवाज़। जी पूछें, क्या सवाल था आपका? नहीं मेरा सवाल नहीं था, मैं कह रहा था कि ये जो मैक एड्रेस है ये असाइन बाय कंपनी होता है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी कि ठीक जब भी डेवलप कोई ना कोई चीज़ बनाता है वो उसके ऊपर उस मशीन का मैक एड्रेस साथ ही बाइंड कर देता है। इस वजह से इसको फिजिकल या फिर इसको हार्डवेयर बेस्ड एड्रेस बोला जाता है। इनको बोला जाता है कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एड्रेसेस है। अब जारी बात है, हार्डवेयर को आप छू सकते हैं लेकिन कन्फिगर नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको अगर आप, अच्छा मैक एड्रेस इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चर नेम, मैन्युफैक्चरिंग नेम, यानी कि ऐसा नाम जो पहले से ही बाइंड कर दिया जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग नेम का मतलब है कि जैसे मेरा नाम जो मेरे पेरेंट्स ने रखा, मेरे मैन्युफैक्चरर्स ने रखा, वो क्या है, मेरा नाम आदिल है। अब मेरा नाम नहीं चेंज हो सकता क्योंकि ये मेरा यूनिक है मेरे घर में। अब जारी बात है, कुछ दोस्त होते हैं वो अजीबो गरीब नाम रख देते हैं, वो हेलो 420 320, ये तो वो नाम है जो मेरे दोस्तों ने रखे। लेकिन जो मेरा मैन्युफैक्चर नेम है, जो मेरे पेरेंट्स ने रखा, वो क्या है, वो मेरा नाम आदिल है। यानी कि मेरी पहचान किससे, मेरे नाम से है, उनसे नहीं है जो मेरे दोस्तों ने रखा। तो इसी वजह से एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चर नेम। यानी कि जब कोई भी डिवाइस बनाई जाती है तो उसका नाम बाइंड कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसे जब भी कोई भी पैदा होता है तो फौरी तौर के ऊपर उसका नाम रख दिया जाता है, यह है मैन्युफैक्चरिंग नेम।
जिसको फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है, जिसको लॉजिकल एड्रेस भी हार्डवेयर बेस्ड एड्रेस भी बोला जाता है। जो मर्जी कहना चाहें आप कह सकते हैं। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि एड्रेस कोई भी हो, उसको लिखने का अंदाज क्या है, या किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। देखिए 3 अंदाज है हमारे पास, या फिर हमारे पास है एक ज़ुबान बाइनरी की। एड्रेस को आप लिखना चाहें तो बाइनरी में भी लिखा जा सकता है, भले वो लेयर 2 के हो या वो लेयर 3 के एड्रेस हो। एक और हमारे पास है डेसिमल नंबर। अब एड्रेस को डेसिमल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और एक और हमारे पास फॉर्म है जिसको हेक्सा डेसिमल बोला जाता है। ठीक हो गया। ये 3 तरह के अंदाज हैं, या बाइनरी में लिख लें, या डेसिमल में लिख लें, या हेक्साडेसिमल में लिख लें। अच्छा, बाइनरी का मतलब होता है वो जुबान होती है 1 या 0, या 0 या 1। ठीक हो गया, ये बाइनरी है। और जो डेसिमल नंबर होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। ठीक हो गया, 0 to 9 डेसिमल। टोटल है ये 10, टोटल 10 नंबर हो गए इंक्लूड 0 करें तो। हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 0 से लेके 9, फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब मसला ये है कि हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं ना 10 के बाद 15 तक, वो इस तरह से नहीं लिखे जाते। 10 को रिप्रेजेंट किया जाता 10 है ए के से, बाद इसको बी से, 20 है। सी, डी, ई और एफ। यानी कि जो हमारे पास टोटल हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो वो 0 से लेके एफ तक के हैं, 0 से लेके 9 तक, और फिर उसके बाद ए से लेके एफ तक के हैं। ठीक हो गया, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 11, सी इज इक्वल टू 12, ये इस तरह से है। और जो डेसिमल नंबर है हमारे पास वो 0 से लेके 9 तक है, और जो बाइनरी है वो 0 या 1 या 1 या 0 है। अब सवाल ये है कि मैक एड्रेस को किस तरह से लिखा जाता है। मैक एड्रेस को डेसिमल में लिखा जाता है, या हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, या बाइनरी में लिखा जाता है। देखिए पहली चीज ये है कि मैक एड्रेस को बाइनरी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाइनरी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऑप्शन है, लिखना चाहें तो लिखें। लेकिन कहा जाता है बाइनरी जुबान तो वो है जो मशीन समझता है, मशीन लैंग्वेज है जो हमें समझ में नहीं आती है। तो मैक एड्रेस को बाइनरी में भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए बाइनरी में नहीं लिखते, हम उसको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। तो मैक एड्रेस को जो लिखने का अंदाज है वो है हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। मैक एड्रेस को बाइनरी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अब इसका फॉर्मेट या इसकी बिट का जब पता लगेगा तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी इसको बाइनरी में क्यों नहीं लिखा जा सकता। क्योंकि वैसे भी अगर जनरल तौर पे बात की जाए तो बाइनरी मशीन लैंग्वेज को कहा जाता है, जिसको समझना और उसको लिखना वो मुश्किल हो जाता है। तो हम उस जुबान को समझते हैं या लिखते हैं जो हमें इजीली याद हो जाए या कन्फिगर हो जाए या समझ में आ जाए, तो वो हेक्साडेसिमल है। और उसके बाद कहा जाता है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर, एक हेक्साडेसिमल नंबर बराबर होता है 4 बिट्स के। ठीक हो गया, बाइनरी की 4 बिट्स के। ये कैसे मैं प्रूव करूंगा इसको। तो मैंने क्या कहा कि एक हेक्साडेसिमल नंबर बराबर होता है बाइनरी की 4 बिट्स के। और अगर मेरे पास 2 हेक्साडेसिमल नंबर हो, क्या कहा, अगर 2 हेक्साडेसिमल नंबर हो तो टोटल 8 बिट्स बनती है। ठीक हो गया, एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट के, तो 2 हेक्साडेसिमल नंबर 8 बिट के बराबर हो गए। तो 8 बिट्स जब मिलती हैं तो आपके पास एक बाइट बनती है। बिट होता है छोटा नंबर, बिट होता है छोटा नंबर, 0 1 1 या 0, ये छोटा नंबर हो गया। और बाइट होती है बड़ा नंबर, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन आ जाती है कि कितनी बिट्स। तो कहा जाता है कि टोटल 8 बिट्स बनेगी या मिलेंगी तो एक बाइट बनेगी। क्या कहा, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स, मैक्सिमम 8 बिट्स मिलेंगी या बनेगी तो एक बाइट बनेगी, क्योंकि 8 बिट जब मिलती हैं तो एक बाइट बनती है। अब सवाल आ गया कि आईपी मैक एड्रेस जो है वो टोटल कितनी हेक्साडेसिमल का है। तो कहा जाता है कि टोटल इसके अंदर 12 हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, 12 हेक्साडेसिमल नंबर। अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूं 4 से तो जवाब आ जाता है 48 बिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक एड्रेस जो है वो टोटल टोटल 48 बिट का है, यानी कि 48 बिट का मैक एड्रेस है। ये बिट्स है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि
कितने बाइट हो गए? आपके ख्याल में कितने बाइट्स बनेंगे? कोई आइडिया? चले, नहीं पता, मैं बता देता हूँ। तो टोटल 6 बाइट्स। ठीक हो गया? ये क्या हुआ है? टोटल 6 बाइट्स है। 1 मिनट पे मुझे आवाज आपकी कट कट करके आ रही है। जी पूछें। मैंने जब आपने पूछा था मैंने 6 बाइट्स बोल दिया था, 3 दफा बोला, आपको आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, वो फिर मुझे ना वो कट कट के आ रही थी क्योंकि मेरी आवाज़ तो पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर जा रही होती है, आपकी आवाज़ ना सम टाइम कट कट के आ रही होती है। वैसे लगता है जैसे बैकएंड के ऊपर पे आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही थी। ये मुझे समझ नहीं आती कि क्यों आपकी आवाज़ बीच में ना कट जाती है। चले खैर, तो बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपने 6 बाइट बता दिए तो टोटल 6 बाइट होते हैं। ठीक हो गया? तो अगर मैक एड्रेस को बाइनरी में लिखेंगे तो 48 बिट, बाइट की बात करेंगे तो 6 बाइट का। और अक्सर इंटरव्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है, ठीक हो गया, बहुत कम, क्योंकि डिपेंड करता है इंटरव्यू वाले के ऊपर कि उसका मूड क्या है, क्या चीज़ नहीं है। या फिर सम टाइम ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करेंगे या तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम का माइंड बनाएंगे कि मैंने एग्ज़ाम देना सीसीएनए का, तो वहाँ पे भी एमसीक्यूज इस तरह से ही होते हैं। ऊपर सवाल लिखा होगा कि मैक एड्रेस कितने बाइट का है, ठीक हो गया, और वहाँ पे 3-4 ऑप्शन लिखी हुई होंगी, तो उसमें से आप क्लिक कर देंगे 48 बिट्स के ऊपर। फिर इसी तरह से सवाल बनाते हैं कि बाइट कितने होते हैं मैक एड्रेस के अंदर, तो आप 6 के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैक एड्रेस को लिखा किस तरह से जाता है, बाइनरी में, डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में, तो आप हेक्साडेसिमल के ऊपर क्लिक कर देंगे। यानी कि इस तरह से इन्हीं में से सवाल बनाए जाते हैं। ठीक हो गया? अब अगला पॉइंट आ जाता है कि मैक एड्रेस को लिखने का अंदाज क्या है, फॉर्मेट क्या है। तो मैक एड्रेस को लिखने के 3 अंदाज हैं। मैक एड्रेस को लिखने के एक अंदाज नहीं है, 3 अंदाज हैं। एक अंदाज है हमारे पास ग्रुप वॉइस या ग्रुप फॉर्म में लिखा जाता है मैक एड्रेस को। दूसरा अंदाज है मैक एड्रेस को लिखने का, वो है ऑक्टेट फॉर्म। और जो तीसरा अंदाज है मैक एड्रेस को लिखने का है, वो है IPv6 फॉर्म में। ठीक हो गया? अब मैं आपके सामने ना रैंडम सा मैक एड्रेस लिखता हूँ, कोई सा भी एक रैंडम सा मैक एड्रेस लिखता हूँ। ठीक हो गया? एग्जाम्पल के तौर के ऊपर है, तो ये मैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ABCD और ग्रुप फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, फिर उसके बाद ABCD AB01। तो आपके पास क्या ये एक मैक एड्रेस लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है? ठीक हो गया? ये मैक एड्रेस है जो ग्रुप फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसके अंदर टोटल काउंट कर लें, हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर कितने हैं, वो 12 नजर आएंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पर हर हेक्साडेसिमल 4 बिट्स के है, तो जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 48 बिट्स आ जाएंगे। तो अब आपके पास 2 बिट्स पकड़ें तो 1 बाइट बनती है, 2 बिट्स पकड़ें तो 1 बाइट बनती है। यहाँ से भी 2 2, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 बाइट्स आ गए और यहाँ पे भी आपके पास 2 बाइट्स आ गए। तो टोटल कितनी बाइट्स का हो गया, 6 बाइट्स का हो गया आपके पास मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस को इस अंदाज में भी लिखा जा सकता है और मैक एड्रेस को ऑक्टेट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ए या AB, उसी को मैं लिख लेता हूँ ऊपर वाले को, AB डैश CD डैश AB फिर डैश CB CB, चलें CB ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी CB कर लेते हैं, डैश AB डैश 01। तो मैक एड्रेस कुछ इस फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ये भी एक फॉर्म है मैक एड्रेस को लिखने की। और एक IPv6 का फॉर्म है, जैसे कि AB कॉलन CD कॉलन AB कॉलन CB कॉलन, सेमीकोलन मैंडेटरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सेमी कॉलन या कॉलन इसको कहते हैं, और ये 01। ठीक हो गया? तो मैक एड्रेस को लिखने का ये भी अंदाज है। ये 3 तरह के अंदाज हैं मैक एड्रेस को लिखे जाने के। उसके बाद यहाँ तक साथ है? चले, अच्छा, मैक एड्रेस आपको 48 बिट का नजर आ रहा है। मैक एड्रेस या IP एड्रेस कोई भी हो, इसके 2 हिस्से होते हैं। अभी क्योंकि हम मैक एड्रेस को पढ़ रहे, तो मैक एड्रेस के 2 हिस्से हैं, यानी कि मैक एड्रेस 2 हिस्सों के अंदर सब डिवाइडेड है, यानी कि मैक एड्रेस के 2 हिस्से हैं।
एक हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसका वेंडर कोड को, और दूसरा हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूजर कोड को। कुछ लोग इसको यूजर कोड कहते हैं, कुछ लोग इसको इंटरफेस कोड कहते हैं। ठीक हो गया? कुछ लोग इसको यूजर कोड कहते हैं, कुछ लोग इसको इंटरफेस कोड कहते हैं, और एक हिस्सा है इसका वेंडर कोड। यानी कि इसमें से हमारे पास ये जो पहले छह हेक्साडेसिमल नंबर जो हैं, ये एक वेंडर कोड है, एक यूजर कोड है, तीसरा भी है? नहीं, इसके 3 हैं। वो तीसरा भी है, लेकिन वो उसकी जब बारी आएगी तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया? वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ग्रुप कोड उसको कहा जाता है अमूमन, तो वो जब उसकी बारी आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो मैक एड्रेस के फिलहाल दो हिस्से हैं, एक वेंडर कोड और एक यूजर या इंटरफेस कोड है। पहले 6 हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं वो बेसिकली आपके वेंडर कोड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगले 6 हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं आपके, वो आपके यूजर कोड या फिर इंटरफेस कोड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? यानी कि ये तो वो कोड है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल सिस्को की अगर बात कीजिए तो सिस्को का मैक एड्रेस कुछ इस तरह से नजर आएगा, 0000 सेमीकोलन 0C। यह है वेंडर कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आगे लिखे होंगे XX सेमीकोलन XX सेमीकोलन XXX। अब X के बारे में कहा जाता है कि इट कैन बी एनी नंबर बट 0 to F, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है और F के ऊपर खत्म होता है, तो 0 मिनिमम है और F जो है ये मैक्सिमम नंबर है। क्योंकि अब 0 से छोटा और F से बड़ा अगर कोई मैक एड्रेस आपको नजर आता है तो ये क्या है? इनवैलिड मैक एड्रेस है। तो अब आपके पास ये मैक एड्रेस जो है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये फिक्स रहेगा, इसके आगे कॉम्बिनेशन आप इतने बना सकते हैं। तो इसके 2 हिस्से हैं, एक वेंडर कोड और एक यूजर कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको मैक एड्रेस को लिखने के ये 3 अंदाज हैं, ग्रुप फॉर्म में, ऑक्टेट फॉर्म में, और एक IPv6 फॉर्म में। ठीक हो गया? वो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मैक टेबल दिखाया था, तो उसके अंदर आपको मैक टेबल के अंदर वो आपको मैक टेबल नजर आ रहा था, मैक एड्रेस नजर आ रहा था, जो कुछ ऑक्टेट फॉर्म में लिखा हुआ था इस तरह से। उन्होंने लिखा हुआ था इस तरह से ABCD डॉट, फिर उसके बाद ABCB डॉट AB01, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? तो ये मैक एड्रेस है, और लेयर 2 के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है वो मैक एड्रेस बेस के ऊपर होती है। और मैक एड्रेस को लिखने के ये अंदाज है। टोटल मैक एड्रेस आपका 48 बिट 6 बाइट का है, और इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? चलें जी। तो ये मैक एड्रेस से रिलेटिव अगर बात की जाए तो ये तो छोटा सा था। असल में जो हमारे पास जो IP एड्रेस है, जो लेयर 3 के एड्रेसेस है ना, इसके ऊपर हमारे तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स हैं। ठीक हो गया? 2 से 3 लेक्चर हैं। तो अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम इसकी बात करते हैं नेटवर्क लेयर की, यानी कि लेयर 3 एड्रेसेस की। उसके बाद यानी कि इसकी तो पहले बात करेंगे, उससे पहले आपको मैंने ये बताना है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर कैसे 4 बिट्स के बराबर है, क्योंकि एक फार्मूला है, वो शायद आई थिंक आपने भी फार्मूला पढ़ा होगा। यानी कि मैं कहाँ क्या करने लगा हूँ, मैं हेक्साडेसिमल से कहाँ पे जाने लगा हूँ? बाइनरी में जाने लगा हूँ। अच्छा, मजे की बात, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएं या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएं, फार्मूला एक ही है, फार्मूला अंदाज एक ही है। यानी कि वैसे तो काफी सारे फार्मूले हैं, मैं तो इस वक्त आपको बताने लगा हूँ जो आसान तरीन फार्मूला है, जो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका। और टोटल हमारे पास जो फार्मूले हैं वो 3 हैं जो हमने देखने हैं और पढ़ने हैं। पहला फार्मूला है 2⁻n। ये n छोटा, ये रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ बिट्स को, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है नंबर 2⁻n इज इक्वल टू n, तो ये बड़ा n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सबनेट्स को।
और तीसरा फार्मूला जो हमने आगे चल के पढ़ना है, जो देखना है, वो है 2n इज इक्वल टू n-2। और ये -2 का मतलब है फर्स्ट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस। तो ये 3 तरह के हमारे पास फार्मूले हैं, ठीक हो गया। अभी इनमें से हमने जिस फार्मूले को पढ़ना है वो है फार्मूला नंबर 1, ठीक हो गया। अब वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं 2 ये 4 बिट्स होती हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 4, ठीक हो गया। तो जब आप 0 को 2 0 का, तो आपके पास जवाब 1 आ जाता है, इसका जो जवाब 2 आ जाएगा, इसका जवाब आपके पास 4 आ जाएगा और इसका जवाब आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इधर मैं लाइन लगा देता हूँ ऐसे, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये है। यहाँ पे मेरे पास होंगे डेसिमल नंबर, यहाँ पे मेरे पास होंगे बाइनरी नंबर, और यहाँ पे मेरे पास होंगे हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक हो गया। फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 4 8। कैसे निकला? 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 और 3। अब मेरे पास डेसिमल नंबर कौन से है? वो एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इससे ऑनवर्ड नहीं है, तो इसको पहले हम 7 तक मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी के अंदर और फिर इसको हेक्साडेसिमल के अंदर। अच्छा, अगर यानी कि मेरे पास 2 बिट होती हैं, हमारे पास 2 बिट होती हैं और एक 0 होती है और एक 1 होती है, यानी कि अगर मैं 2⁻1 करूँ, बिट एक ही है, तो इसके कम्बिनेशन कितने बनेंगे? मेरे पास 2 बनेंगे। एक के लिए वो 0, यानी कि एक वक्त में वो 0 होगी या फिर वो 1 हो सकती है। एक वक्त में वो 0 और एक वक्त में वो 1 हो सकती है। तो अगर वो 0 होगी तो इसका मतलब है कि वो बिट ऑफ है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। और अगर वो बिट ऑन है तो इसका मतलब है वो 1 है, तो इसका मतलब है वो ऑन है, एक्टिव है। 1 बिट का मतलब है वो एक्टिव है, यानी कि मुझे ये बिट चाहिए, और जो 0 बिट होगी उसका मतलब होता है डोंट केयर, यानी कि ये मुझे जरूरत नहीं है, इसको ऑफ कर दो। तो ये 2 तरह की हमारे पास बिट होती हैं। बिट एक ही है लेकिन उसके कम्बिनेशन हमारे पास 2 बनते हैं, एक 0 और एक 1। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन, यानी कि जोन से बिट मुझे चाहिए होगी मैं उसको ऑन करता चला जाऊंगा, जो नहीं चाहिए होगी मैं उसको ऑफ करता चला जाऊंगा। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे मेरे पास ये डेसिमल नंबर है, इसकी अगर बाइनरी लिखनी हो तो ये 0 है, तो अगर इसको बाइनरी में लिखूंगा तो चारों की चारों बिट मुझे 0 करनी पड़ेंगी, चारों की चारों बिटें 0 करूंगा। तो अब देखिए डेसिमल में 0 को लिखना आसान है, अगर आप बाइनरी में लिखें तो आपको एक 0 नहीं 4 0 लगाने पड़ेंगे, यानी कि 3 0 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर 1 को लिखना हो बाइनरी में तो ये कैसे लिखा जाएगा? 0 0 0 1। तो 1 को डेसिमल में लिखना आसान है, बाइनरी में 0 0 0 1 लिखना पड़ेगा। और 2 को लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? 0 0 1 0। 3 को लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? 0 0 1 1। अच्छा, ये जो बिट्स ऑन है ना, यानी कि ये देखिए ये वाली बिट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली बिट 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली 2 को, और ये वाली भी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक बिट 2 है और एक बिट 1 है, जमा करेंगे तो जवाब 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये डेसिमल नंबर है, और इसकी बाइनरी क्या है? वो बाइनरी है, ठीक हो गया। नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, दोबारा देखिए 4 है डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? 0, क्योंकि पहली बिट तो मेरे पास 8 है तो मैं 0 कर दूंगा क्योंकि ये इससे ज्यादा है, मुझे 4 चाहिए, तो ये 4 पूरा हो गया। उसके बाद जितने बिट्स हैं उसको 0 करते हैं, आग लगा देंगे, इग्नोर करते हैं। अब 5 है तो 5, तो ये पहली बिट 0, फिर उसके बाद 1। तो अब देखिए 4 और 5 एक बिट का फर्क आ रहा है, तो कौन सी बिट मुझे 1 करनी पड़ेगी? लास्ट वाली। इसी तरह से ये 6 है तो ये 0, ये 4, ये 6 और ये 0। 7 है तो ये किस तरह से होगा? 0 1 1 1।
और हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो हेक्साडेसिमल को इसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, ये 6 और ये 7। तो ये 3 तरह के आपके पास हो गए एड्रेसेस, बाइनरी भी, डेसिमल भी और हेक्साडेसिमल भी। बाइनरी किस तरह से निकाला, ये फार्मूला आपके सामने। मैं बाइनरी दूसरे तरीके से निकालता हूँ। क्या हुआ है? ये भी है, लेकिन हम इस तरह भी निकाल सकते हैं ना, वो जो जिसमें हम जैसे 5 है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, फार्मूले तो काफी सारे हैं, जो आसान वो तरीन इस तरह वाला वो आपको ये भी ये समझ में आ जाता है। वैसे फार्मूले मैंने आपको कहा काफी सारे हैं, जिस मर्जी तरीके से आप निकाल। फार्मूले हैं, कुछ टोटके हैं, टोटकों के थ्रू भी ये निकल जाता है। ठीक है। ठीक हो गया? वो जो आप बता रहे होंगे वो भी बिल्कुल ठीक होगा। मुझे भी 2-3 फार्मूले पता हैं, टोटके पता हैं, लेकिन अभी ये है कि सिर्फ अभी मैं फार्मूले को बता रहा हूँ और आसान तरीन। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो इसी तरह से अब ये 7 था, इससे आगे चले जाते हैं। फार्मूला मेरे पास वही है, 8 4 2 1। और आगे हमारे पास नंबर कौन से थे? 8 था, 9 था, नंबर कौन से थे हमारे पास? 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो अगर 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो पहली बिट 1 हो जाएगी। पहली बिट 1 8 को रिप्रेजेंट करे तो इसका मतलब हो गया पूरी होगी बिट, बराबर हो गया। आगे बाकी जितने बिट्स हैं उसको 0। फिर 9 की बाइनरी कैसे बनेगी? 1 0 0 1। 10 की बाइनरी कैसे बनेगी आपके पास? 1 0 1 0। 11 की बाइनरी कैसे बनेगी आपके पास? 1 0 1 1। 12 की बाइनरी कैसे बनेगी? 1 1 0 0। 13 की बाइनरी कैसे बनेगी आपके पास? 1 1 0 1। 14 की बाइनरी बनेगी आपके पास 1 1 1 0। और 15 की बाइनरी बनेगी आपके पास 1 1 1 1। अब हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो 8 को 8 से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, 9 को 9 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 10 को 10 नहीं लिखा जाता बल्कि A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट्स के बराबर है। कैसे है ये आपके सामने। यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आई है तो पूछ लें। ये जो लॉजिक है, ये जो आपने ये तरीका बताया है, हाँ ये डेसिमल टू बाइनरी में, बिल्कुल। इसका लॉजिक फिर बताएं। क्या हुआ है? ये जो लॉजिक है डेसिमल टू बाइनरी, लॉजिक ही है ना, ये लॉजिकल। लॉजिक फिर बताएं। तो ये लॉजिकल ही है। ये देखे ना, फार्मूला है आपके सामने ये वाला, पहला फार्मूला है, लॉजिकल फार्मूला ही है। ये आसान तरीन फार्मूला है। क्योंकि मैंने कहा एक दो फार्मूले और भी मुझे पता है, लेकिन उसको ये है कि मैं जब करवाऊंगा तो फिर ये जो चीज मैंने बताई ये भी समझ में नहीं आया, या फिर आपको जो तरीका पता है आप उस तरीके से कंफर्टेबल हैं तो वो भी कर लें, वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा। इसकी समझ नहीं आई ये क्या किया? ये बाइनरी जो कन्वर्ट किए बाइनरी से टू नंबर ऑफ बिट्स। मैं अब आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है, आपने उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? हेक्सा डेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। और वो नंबर कुछ इस तरह से 0 0 1 1। ये एक बाइनरी नंबर है। आप मुझे बताएंगे कि ये इसको अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो ये क्या बनेगा? मैं अपना कैलकुलेट करके बताऊं क्या आपको बताऊं? बिल्कुल आप कैलकुलेट करके बता दें। वे 1 0 1 0 ये इस तरह से है।
1001, ये 3 नंबर हैं, इनको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है अपने तरीके से, यानी कि ये आप किस तरह से कर रहे हैं, और मुझे उसकी तस्वीर व्हाट्सएप करते हैं। चलें, तो मैं आपको एक और व्हाट्सएप करता हूँ। मैं ऐसे करूंगा, मैं आपको कुछ व्हाट्सएप, करेंगे। लेकिन मैं ये करूँ, ये जो आपने ये निकाला, ये आप आसान निकाल दें, ये मैंने ये ज्यादा आसान है। ये मैंने इस वजह से निकाला क्योंकि वो मैंने कहा ना काफ़ी सारे फार्मूले थे जिसके साथ ये निकाला जा सकता था, लेकिन सबसे जो आसान तरीका वो ये है, मैंने आपको कहा कि हमारे पास अगर एक बिट हो, यानी कि मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास 2 बंदे हैं, मैंने उनकी हाजिरी लगानी है बाइनरी में, उनकी हाजिरी लगानी है बाइनरी में, तो मुझे बताएं कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है मुझे। किस जगह पे रिपीट करें? देखिए फार्मूला मेरे पास वो ये है, 2 raised to power n, ठीक हो गया, और n जो है वो नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 बंदे हैं, मैंने उन 2 बंदों की हाजिरी लगानी है बाइनरी में, तो मुझे कितनी बिट्स चाहिए? दो बिट्स चाहिए मैंने। अगर मैं 2 बिट्स लूंगा तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4, यानी कि 2 बिट्स क्या? लेने पे कितने बंदे बने? 4, और इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे क्या? 00, 01, 10, 11। लेकिन मुझे तो 2 बंदों के लिए चाहिए, ये 4 बंदे बन रहे हैं। अगर मैं 2 raised to power 1 करूंगा, यानी कि एक बिट लूंगा, तो कितने कॉम्बिनेशन, कितने बंदे बनेंगे? 2। यानी कि अगर, यानी कि 2 raised to power 1 करता हूँ, यानी कि बिट की पावर में, 2 की पावर में अगर मैं 1 करता हूँ तो कितने बंदे बने, कितनी बिट्स बनी, कितने सबनेट्स बने? 2 बने। दो। अब इस 2 के नंबर किस तरह से लिखे जाएंगे? या वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा, या वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा, यानी कि 2 बिट्स बनी। 2 की पावर जब 1 लिया तो जवाब क्या आया? 2। अब 2 के कॉम्बिनेशन क्या दो। बने? 1 0 और 1 1, यानी कि 1 को मैंने दे दिया 0 नंबर, रोल नंबर, और 1 को दे दिया मैंने 1। जब मैं कहता हूँ 0 तो ये जवाब देता है, जब मैं कहता हूँ 1 तो दूसरा जवाब देता है। ऐसे ही है। अब मैंने आपको कहा कि इस 0 का बिल्कुल। मतलब है 2 ही बिट है हमारे पास, क्योंकि बाइनरी की मैंने आपको कहा था जो मशीन लैंग्वेज है उसके अंदर 2 बिट्स होती हैं, वो 0 या 1, या 1 या 0, तीसरी बिट है ही नहीं। अब इस 0 का मतलब है वो ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसका 1 का मतलब है कि वो ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऑन का मतलब है कि एक्टिव, ऑन का मतलब या 1 का मतलब है कि वो एक्टिव बिट है जो मुझे चाहिए, ऑफ का मतलब है डोंट केयर, मुझे नहीं चाहिए, इग्नोर कर दो, आग लगा दो। ऐसे ही है। अब आपने ना फार्मूले के जो एलसीएम के थ्रू किया वो भी किया जा सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल सा तरीका था। दूसरा तरीका जो आपने किया मेरे वाला ही है वो भी तरीका, लेकिन उसके अंदर आपने ना काफी एक्सप्लेन करके चीजें लिखी हुई हैं। पहले 0 को मल्टीप्लाई किया 2 raised to power 3 से, फिर 2 को 0 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 raised to power 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से। तो मैंने क्या किया, वो जो 0 था ना जिसको आप हर हर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे आप, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 3, तो मैं इस 0 को खा गया। फिर उसके बाद आप कर रहे थे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 2, तो मैं इस 0 को भी खा गया। 2 raised to power 1, आगे जीरो से तो एनीवेयर सिफर ही आना है। बिल्कुल सिंपल ही आना है। तो इसको लिखे या ना लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो असल में आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? वो ये बन जाएगा, आपका फार्मूला वो ये बन जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके जब जवाब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 4 और 8 आ जाएगा। 1 2 4 8 आ जाएगा। अब ये 1 2 4 8 कैसे आया? क्योंकि कहा जाता है कि जब आप 2 raised to power 0 करते हैं तो जवाब तो वैसे 0 आता है, लेकिन हम 1 कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया? वन। बिल्कुल है। तो इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करें 1 तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? 2। तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जवाब आ जाएगा 4, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जवाब आ जाएगा 8। ठीक हो गया? 2 2 ज़ा 4, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये जवाब आ गया 1। ठीक हो गया? तो ये जवाब आ गया आपके पास 1। तो ये नहीं समझ आया ना, तो सिंपल आप इतना से ये फार्मूला याद रखें, ये, या फिर इसको ऐसे याद रखें 2 raised to power n है।
क्योंकि अगर 4 बिट्स हैं, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल के अंदर 4 बिट्स होती हैं, तो आप 4 दफ़ा 2 लिख दें, ऐसे लिख दें 4 दफ़ा 2, 1 2, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 4 2 लिख दिए, 4 बिट्स लिख दिए। अब इसके ऊपर आप लिख दें 0 1 2 3, गिनती लिख दें। अब जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 1 2 4 8 आ जाएगा। ये मुख्तसर सा आसान सा तरीका था। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब आपके पास, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास 13 है, मेरे पास 13 है। देखिए ये क्या है, ये डेसिमल नंबर है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ये डेसिमल है, इसको तो बाइनरी है, ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है जिसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। और ये बाइनरी का फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास। जौन सी बिट मुझे चाहिए होगी मैं उसको क्या करता चला जाऊंगा, ऑन करता चला जाऊंगा, एक्टिव करता चला जाऊंगा। और जौन सी बिट मुझे नहीं चाहिए होगी मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर का मतलब उसको मैं 0 करता चला जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे पहली बिट कौन सी है मेरे पास, वो 8 है। तो 8 13 के पास पास आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली बिट मुझे चाहिए, मुझे 13 पूरा करना है। अब मैंने 8 ले लिया। अब देखें पीछे कितनी बिट्स रह गई हैं मेरे पास 13 को पूरा करने के लिए। 5। अगर मैं 4 को भी ऑन कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मुझे बिट चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, 8 को 4 के अंदर जब जमा करेंगे तो आपके पास जवाब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो अभी तक मेरा 13 पूरा नहीं हुआ, 13 बिट्स पूरी करनी है, वो नहीं हुई, एक कम है। अब मुझे बताएं, अगर मैं 2 को ऑन कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 12 के अंदर ये 2 जब जमा होगा तो जवाब कितना आ जाएगा, 14। तो मैं 13 से बढ़ गया, लेकिन मुझे बढ़ना नहीं है ना कम होना है, मैंने 13 के अंदर रहना है, 13 ही रहना है। तो फिर मुझे इस बिट को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा कि ये बिट मुझे नहीं चाहिए। तो फिर कौन सी बिट चाहिए, ये वाली बिट चाहिए। अब जौन सी बिट 0 है ना उसे तो सिरे से काट दें, और जौन सी बिट 1 है इसको देखिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। तो 8 + 4 + 1 इज इक्वल टू 13। अब ये क्या है, ये डेसिमल है, इसकी अगर बाइनरी लिखेंगे तो क्या बनेगी, 1101। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पक्की बात है। बिल्कुल। चलें, नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरू हुआ है। ये आगे चल के ये करते रहना, ये घुट जाएगा खुद। देखिए ये था कि एक हेक्साडेसिमल नंबर किस तरह से बाइनरी की 4 बिट्स के बराबर है। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। ठीक हो गया, नहीं समझ में आएगी तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा या इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करें। अगला जो हमारे पास एड्रेसेस आ जाते हैं वो आ जाते हैं लेयर 3 एड्रेसेस। ठीक हो गया, लेयर 3 एड्रेसेस जिनको आईपी एड्रेसेस बोला जाता है, जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड एड्रेसेस हैं, जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अब ये कौन से एड्रेसेस हैं, अब इन एड्रेसेस के बारे में कहा जाता है। इन एड्रेसेस यानी क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ऐसे एड्रेसेस हैं जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं। और इन एड्रेसेस के अंदर दो हिस्से हैं, यानी क्या आईपी एड्रेसेस के दो हिस्से हैं, एक है नेटवर्क पोर्शन और एक है होस्ट पोर्शन। और चौथी चीज़ आ जाती है कि इसके अंदर एक लिमिटेशन है, जैसे कि मैक एड्रेस के अंदर एक लिमिटेशन थी कि कोई भी मैक एड्रेस के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर 0 से छोटा और f से बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह से आईपी एड्रेस के अंदर भी एक लिमिटेशन है कि कोई भी ऑक्टेट, कोई भी नंबर 0 से छोटा और 255 से बड़ा नहीं हो सकता। अब ये नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन क्या है, इसके बारे में मैं यहाँ पे टेक्निकल जुबान में लिखने लगा हूँ कि नेटवर्क पोर्शन वो हिस्सा होता है जो ग्लोबली यूनिक होता है, जो ग्लोबली यूनिक होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्मॉल करके, नॉट चेंज। ठीक हो गया, नॉट चेंजेबल, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। होस्ट पोर्शन के बारे में कहा जाता है कि ऐसा हिस्सा जो लोकली यूनिक हो,
अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसको आप चेंज कर सकते हैं या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेटवर्क पोर्शन को कहा जाता है ग्लोबली यूनिक और होस्ट पोर्शन को कहा जाता है लोकली यूनिक बिट्स। ठीक हो गया? यानी कि ये ग्लोबली यूनिक बिट्स हैं और ये लोकली यूनिक बिट्स हैं। ग्लोबली यूनिक को हम चेंज नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकली यूनिक को चेंज कर सकते हैं। या फिर इसको आसान जुबान में समझें, आसान जुबान में समझें कि ये नेटवर्क पोर्शन है, जो नेटवर्क पोर्शन है ये किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो होस्ट पोर्शन है ये किसी यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर की एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है 0323 4286050। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं, यानी मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, तो आप किस पैरामीटर को देख के बताएंगे? भारत बिलोंग बारिक बारिक किस बेस के ऊपर आपने बताया बारिक? फर्स्ट 4 डिजिट्स। बिल्कुल। पहले आपने उसके कोड्स को देखा, ये क्या है, ये कोड है, तो आपने कह दिया कि यार ये क्या है, ये तो ये वारिद है। तो वारिद है क्या चीज़? बेसिकली एक कंपनी है। तो कंपनी का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क है, क्योंकि वारिद एक नेटवर्क है जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या, ये वारिद एक नेटवर्क है और ये वारिद का क्या है, यूजर है। ये बताया जा रहा है ये यूजर आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम होस्ट आईडी बोल रहे हैं। अब देखें, अब ये तो चेंज नहीं कर सकते ना आप, ये तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो चेंज कर सकते ना। अब कोई नया यूजर आएगा तो आप उसको ये थोड़ी देंगे 0323, ये तो साथ देंगे, ये तो कंपनी की पहचान है। अगला बंदा आएगा तो उसको क्या देंगे 428605 1। उससे अगला बंदा आएगा तो 428605 2। तो ये क्या है, ये वो बिट्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, जो यूजर आईडी या होस्ट आईडी कहलाई जा रही है। जो ग्लोबली यूनिक बिट्स होती हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो कंपनी की पहचान है और पहचान आप किसी को दे नहीं सकते, आपकी अपनी कंपनी की पहचान है। अब ये नहीं हो सकता आपने कहा कि सर जो आपका नंबर है ना वही नंबर मेरा भी है, यानी कि आपने कहा कि मेरा भी 428605 है, आपका भी नंबर सेम है, मेरा भी नंबर सेम है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नेटवर्क देख लें, क्योंकि हर बंदे के पास एक एक नहीं, दो तीन तीन मोबाइल है, नंबर है। हर बंदे का नंबर एक दूसरे से यूनिक होगा। अगर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो मेरी कॉल सिर्फ आप ही को मिल रही है, किसी और के पास नहीं जा रही है। अब ये नहीं हो सकता कि आपका भी नंबर सेम है, मेरा भी नंबर सेम है। जब हम दोनों का नंबर सेम होगा, जब उस नंबर पे कॉल आएगी तो डिवाइस कैसे डिसाइड करेगी कि ये आदिल की कॉल है, ये उसामा की कॉल है? वो तो आदिल को नहीं जानती, वो तो उसामा को नहीं जानती, वो किसको जानती है? वो तो नेटवर्क को जानती है, वो तो कंपनी को जानती है, वो यूजर को नहीं जानती है। हम यूजर हैं, वो किसको जानती है? वो इस पोर्शन को जानती है। वो कहता है 0323 ये तो वारिद है, ये कंपनी है। अब आप कहते हैं कि 0428605 मेरा भी नंबर है, लेकिन नंबर हो सकता है, लेकिन हमारा नेटवर्क डिफरेंट होगा, नेटवर्क डिफरेंट होगा। तो ये देखें, दोनों के होस्ट सेम है लेकिन नेटवर्क दोनों का फर्क है, ये सेम नहीं है। तो इसके दो हिस्से हैं, एक नेटवर्क पोर्शन और एक होस्ट पोर्शन। देखिए ना, मैक एड्रेस के भी तो दो हिस्से थे, एक वेंडर कोड था और एक यूजर कोड था। तो मैंने आपको कहा था वेंडर तो फिक्स होता है, चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन जो होस्ट पोर्शन था, जो यूजर पोर्शन था, जो इंटरफेस कोड था, वो तो आप चेंज कर सकते थे। तो आईपी के भी दो बिल्कुल। हिस्से हैं, एक नेटवर्क पोर्शन और एक होस्ट पोर्शन। नेटवर्क किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और होस्ट पोर्शन उस कंपनी के यूजर को। जैसे अब इसको इस तरह से समझ लें, जैसे मैं बाजार गया, मैंने कार लेने गया या फिर लोड करवाने गया, तो वहां पे जाके आपने कभी उसको कहा कि यार 428605 इसके ऊपर ना ये कार्ड दे दो, इसका कार्ड दे दो, ये लोड कर दो इसके ऊपर। अब वो तो नहीं जानता ना 428605 कौन है, किस नेटवर्क के ऊपर है। अब आपको उस नेटवर्क का पार्ट चाहिए या लोड चाहिए, तो वो आपसे क्या पूछेगा? वो कहेगा यार मुझे पूरा नंबर बताओ या मुझे मुझे पूरा नेटवर्क बताओ। जब आप कहते हैं ना 0323, तो वो समझ जाता है कि ओ ये वाला यूजर जो है ये कंपनी से बिलोंग कर रहा है, किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है? वारे से। ये किससे बिलोंग कर रहा है? यूफोन से। किससे बिलोंग कर रहा है? मोबलेन से।
तो उस हिसाब से आपको उस नेटवर्क का कार्ड दिया जाता है या लोड किया जाता है। तो असल में जो मेरी पहचान है वो मेरे नेटवर्क से है, होस्ट से नहीं है। मैं तो उस कंपनी का यूजर हूँ, उस कंपनी का क्लाइंट हूँ। पहचान मेरी वो वारिद है, कंपनी है, नेटवर्क पोर्शन है। चले नहीं समझ में आया, दोबारा देखें अगले एग्जाम्पल। अब जैसे कि ये है LEB 700, ठीक हो गया, ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, उस लाहौर के यूज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये नहीं हो सकता आपने कहा कि सर जो आपकी गाड़ी का नंबर है ना वही गाड़ी का नंबर मेरा भी है, ये नहीं हो सकता, फ़र्क होगा। तो असल में भी इसमें दो हिस्से हैं, ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेटवर्क कह ले या सिटी कह लें, सिटी क्या है, लाहौर, या एरिया क्या है, लाहौर। और अब ये क्या है, उस लाहौर का ये यूज़र है, ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर जो आपकी गाड़ी का नंबर है वो भी गाड़ी का सेम नंबर मेरा भी है, यानी कि जो होस्ट पोर्शन आपका है वही होस्ट पोर्शन यूज़र पोर्शन मेरा भी है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं तो हर गाड़ी का नंबर एक गाड़ी से दूसरे से यूनिक होता है, पहचान यूनिक होती है हमेशा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ हो सकता है नंबर आपका सेम हो, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, के चाहिए। नंबर हमारा सेम है लेकिन हमारा जो नेटवर्क है, जो एरिया है, जो सिटी है, वो फ़र्क है। तो एक गाड़ी है लाहौर की, उसका नंबर क्या है 700, और एक गाड़ी है कराची की लेकिन उसका भी नंबर क्या है 700। तो होस्ट पोर्शन सेम हो सकता है लेकिन नेटवर्क पोर्शन सेम नहीं हो सकता। अब देखें इसको एक और एग्जांपल से समझें। अब एक घर के अंदर दो बंदों के नाम सेम थोड़ी हो सकते हैं, यानी कि एक घर के अंदर दो बंदे हैं, दोनों के नाम आदिल और आदिल है। अब जब वो आवाज देते हैं आदिल, तो अब दो दो बंदे, दोनों के नाम सेम है। अब ये नहीं होगा कि दोनों उसके पास चले जाएं, अब ये नहीं होगा, अब वो सोचेगा कि यार तू जाएगा या मैं जाऊंगा, या मैं जाऊंगा या तू जाएगा, ये नहीं हो सकता। जैसे कि एक घर के अंदर, हर घर के अंदर हर बंदे का नाम एक दूसरे से यूनिक होता है, इसी तरह से नेटवर्क के ऊपर रह के हर गाड़ी का, हर गाड़ी का, हर मशीन का, हर डब्बे का नाम एक दूसरे से यूनिक होता है, आईपी यूनिक होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर सेम हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, अगर सेम हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब इसको इस तरह से समझ लें, ये खत है, ये हेलो है, ये डेटा है। अब इसके ऊपर इन्वेलप है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एड्रेसिंग लिखे हुए, ठीक हो गया, एड्रेस लिखा हुआ है कि ये इस घर का खत है, इस घर का खत है। तो अब आपको भी पता है कि खत हमेशा यूनिकास होता है, किस बेस के ऊपर, वो आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर यूनिकास होता है। अब ये नहीं आप कह सकते कि जो घर का एड्रेस मेरा है वही घर का एड्रेस मेरे साथ वालों का या किसी और का है, ठीक हो गया, वो सेम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर दोनों के घर का एड्रेस सेम होंगे तो खत ये नहीं होगा आधा खत उधर जा रहा आधा खत मेरे पास आ रहा है, खत हमेशा पूरा आएगा और एक ही एड्रेस के ऊपर आएगा। तो कोई ना कोई चीज जरूर होगी जो फर्क पैदा कर रही होगी, वो हो सकता है वो स्ट्रीट वो हो सकता है वो ब्लॉक हो सकता है वो सोसाइटी हो सकता है वो एरिया हो सकता है कुछ भी, फर्क जरूर होगा। तो कोई ना कोई चीज फर्क जरूर पैदा कर रही होगी। तो उसके भी दो हिस्से होंगे। ये चले नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल समझ लें। जैसे हम कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, तो हमें कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले अपनी आसानी के लिए हमें रोल नंबर असाइन कर देते हैं, रोल नंबर असाइन कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो वो किस तरह से है, जैसे कि मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, मैं कहता हूँ एक बीए का डिपार्टमेंट है, 0 0। अच्छा मैं इसमें से एक डिपार्टमेंट निकाल रहा हूँ, एक सेक्शन निकाल रहा हूँ, ठीक हो गया। अक्सर एक डिपार्टमेंट होता है, एक सेक्शन होता है, और एक फिर एक होता है कि मॉर्निंग की क्लास का है या इवनिंग की क्लास का है। तो मैं ये सारी सेक्शन वाइज और डिपार्टमेंट में निकाल के सिर्फ मुख्तसर सी चीज़ें बता रहा हूँ। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मेरे पास CS का क्लास है, और एक मैं कहता हूँ MS या MS की क्लास है, ठीक हो गया। ये 3 क्लास हैं, इसमें से मैंने कह दिया कि मैंने सेक्शन निकाल दिया, डिपार्टमेंट निकाल दिया, ये सिर्फ मैं मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी देखें तो अब आपके पास एक नेटवर्क कौन सा है, या एक क्लास कौन सी, एक BA की है, एक CS की और एक MS की है।
तो अब जब आप कोई स्टूडेंट आएगा तो आप क्या करेंगे, आप उसका बैच बनाएंगे और बैच के ऊपर लिखेंगे BA 01 रोल नंबर, BA 02, ये कहाँ तक जाएगा, BA 99 तक। इसी तरह से जब CS के स्टूडेंट आएंगे तो आप CS को रोल नंबर देंगे, तो CS 01, CS 02, ये कहाँ तक जाएगा, CS 99 तक। और इसी तरह से MS के जब स्टूडेंट होंगे तो 01, ये कहाँ तक जाएंगे, MS 99 तक। ठीक हो गया। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे भी MS का जो स्टूडेंट है उसका भी रोल नंबर 99, CS का स्टूडेंट है उसका भी रोल नंबर 99, BA का स्टूडेंट है उसका भी रोल नंबर 99 है। तीनों का रोल नंबर सेम है, लेकिन तीनों की क्लास फर्क है। एक स्टूडेंट है BA का, एक स्टूडेंट है BA का, एक स्टूडेंट है CS का और एक स्टूडेंट है MS का। नंबर बेशक सेम है, लेकिन हमारी जो नेटवर्क आईडी है, यानी कि इसके अंदर भी दो हिस्से हैं, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये उस नेटवर्क के या क्लास के यूजर को या होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी तरह से इसको ऐसे समझ लें कि गेट के ऊपर चौकीदार खड़ा हुआ है। अब उस चौकीदार के पास ना मेरा दोस्त आता है। अब वो उसको दोस्त उस चौकीदार को कहता है कि यार मैंने आदिल से मिलना है या आदिल को बुला दो। अब चौकीदार कहता है यार मुझे नहीं पता आदिल कौन है। चौकीदार को क्या पता आदिल कौन है, क्योंकि जारी बात है क्लासेस एक थोड़ी है, 10 क्लासेस है वहाँ पे। BA की है, FA की है, CS की है, मास्टर की है, BBA की क्लास है। वो कहता है काफी सारी क्लासेस है, अब आदिल किधर है किधर नहीं है मुझे क्या पता। अब तू तो नाम मुझे ऐसे बता रहा है जैसे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो। देखो अब वो मेरे नाम से थोड़ी जानता है, उसको क्या पता। अब वो क्या कहेगा, अच्छा तुमने आदिल से मिलना है तो तुम ऐसा करो कि उसका रोल नंबर क्या है, उसका रोल नंबर क्या है। देखिए कितनी चालाकी से चौकीदार ने उससे रोल नंबर पूछा। अब मुझे बताएं, जब उससे रोल नंबर पूछता तो उसमें से वो किस चीज को देखता, नेटवर्क नेटवर्क को क्वेश्चन। देखता। वो बड़ी चालाकी से उसने रोल नंबर पूछा, ये मुझे रोल नंबर बताएगा तो उसमें से सिर्फ मैंने अपने मतलब की चीज निकालनी, नेटवर्क क्वेश्चन, यानी कि उसकी क्लास कौन सी है, कि वो BA का है या वो FA का है या वो CS का है या वो मास्टर का है। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा अच्छा ये वो इसका स्टूडेंट है तो यहाँ पे जाके मिल ले। अब वो कहता मुझे रोल नंबर नहीं पता, मुझे रोल नंबर नहीं पता कि रोल नंबर क्या क्या नहीं है। फिर चौकीदार कहता अच्छा चल तुझे रोल नंबर नहीं पता तो वो किस क्लास का स्टूडेंट है वही बता दे। तो वो कहता है कि हाँ ये मुझे पता है कि वो किस क्लास का है। वो कहता है किस क्लास का है, वो कहता है CS कर रहा है यहाँ से। तो देखें उसने दोनों केस में उससे क्या पूछने की कोशिश की है, CS। जैसे उसको पता लग गया ओ ये CS के क्लास का स्टूडेंट है, तो वो उसको कह देगा कि अच्छा तूने CS स्टूडेंट से मिलना है तो वो सेकंड फ्लोर के ऊपर चला जाए। सेकंड फ्लोर के ऊपर रूम जो है वो CS का है। अब वो क्या करेगा, वो वहां पे जाएगा CS डिपार्टमेंट या CS क्लास में जाएगा, वहां पे उसको अपनी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। यानी कि वो कहाँ पे गया, पहले वो नेटवर्क उसने तलाश किया और फिर कहाँ पे पहुंचा, वो होस्ट के पास पहुंचा। तो सबसे पहले नेटवर्क को तलाश किया जाता है, फिर उसके बाद होस्ट तक पहुंचा जाता है। तो ये उम्मीद है कि वो नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन क्या चीज है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल। ठीक हो गया। नेटवर्क पोर्शन कह लें कि किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और होस्ट पोर्शन उस कंपनी के किसी यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। चलिए जी अगली चीज हमारे पास आ जाती है, कि 0 से लेकर 255 ये क्या चीज है। तो मैंने आपको कहा कि IP कोई भी हो उसके अंदर एक लिमिटेशन है कि वो 0 से छोटा और 255 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैक एड्रेस था 0 से छोटा और F से बड़ा नहीं हो सकता कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये 0 से छोटा और 255 से बड़ा नहीं हो सकता। अब ये क्या चीज़ है, या मैक एड्रेस तो हमें पता लग गया। IP का फॉर्मेट क्या है, तो IP का जो फॉर्मेट है वो है x डॉट x डॉट x डॉट x x डॉट x डॉट x डॉट x। इसके बारे में कहा जाता है x इट कैन बी एनी नंबर बट 0 to 255। कोई भी x 0 से छोटा और 255 से बड़ा नहीं हो सकता, ये इसकी अपनी लिमिटेशन है। अगर वो 0 से छोटा और 255 से बड़ा है तो वो इनवैलिड एड्रेस है, और इनवैलिड एड्रेस कभी भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता।
क्या कहा, आईपी एड्रेस को लिखने का जो फॉर्मेट है, अंदाज जो है वो ये है, और एक्स मैंने कहा इट कैन बी एनी नंबर, कोई भी ऑक्टेट 0 से छोटा और 255 से बड़ा नहीं हो सकता। तो IPv4 को, क्योंकि हम IPv4 पढ़ रहे हैं, IPv4 वर्जन 4 है इसका, इसको कहा जाता है ऑक्टेट फॉर्म में लिखा जाता है। ऑक्टेट फॉर्म कह लें, या फिर इसको बोला जाता है ऑक्टेट बाय ऑक्टेट। अब ये जो एक्स है ना, इसको मैं, आईपी और IPv4 में क्या फर्क है? आईपी तो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आगे उसका वर्जन 4। ठीक हो गया? ये आईपी और IPv4 आगे उसका सब बिल्कुल है। आईपी है ना, यानी कि ये देखे ना, नेटवर्क लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर ये है नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर के ऊपर जो डिवाइस काम कर रही है वो है राउटर। राउटर के पास जब भी कोई भी डाटा आता है उसको वो पैकेट्स का नाम देता है, और पैकेट हमेशा यूनिकास्ट होते हैं। किस बेस के ऊपर? वो आईपी की बेस के ऊपर, आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर। अब आईपी एड्रेस के दो फ्लेवर हैं, एक IPv4 है और एक IPv6 है। अभी इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को पढ़ रहे हैं। 6 को भी पढ़ना है लेकिन अभी उसकी जगह नहीं है, वक्त नहीं है, तो हम IPv4 को पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने लिखा कि IPv4 ऑक्टेट फॉर्म में लिखा जाता है, ऑक्टेट, ऑक्टेट बाय ऑक्टेट, यानी कि ये जो एक्स लिखा है ना, मैं इसको एक ऑक्टेट कंसिडर कर रहा हूँ। एक्स एक ऑक्टेट है, दूसरा एक ऑक्टेट है, ऑक्टेट बाय ऑक्टेट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक हो गया? या फिर इसको ऐसे लिख लें कि IPv4 सब डिवाइडेड है 4 ऑक्टेट्स के अंदर, ठीक है। टोटल 4 एक्स हैं, तो हर एक्स एक ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 4 ऑक्टेट्स सब डिवाइडेड है। उसके बाद कहा जाता है इसको ऐसे कि एक ऑक्टेट बराबर है 8 बिट्स के। एक ऑक्टेट 8 बिट्स के बराबर है। वहां पे था हेक्साडेसिमल नंबर, वहां पे था हेक्साडेसिमल नंबर, यहाँ पे है डेसिमल नंबर भी हो सकता है, और यहाँ पे बाइनरी भी हो सकती है, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑक्टेट 8 बिट के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 8 बिट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 ऑक्टेट से, तो मेरे पास आ जाता है टोटल 32 बिट्स। आपके लिए इतना है कि आप इतना याद रखें कि IPv4 जो है वो टोटल 32 बिट का एड्रेस है। IPv4 टोटल 32 बिट का एड्रेस है। जो मैक एड्रेस था वो टोटल हमारे पास 48 बिट का था, तो यहाँ पे हमारे पास 32 बिट्स हैं। अच्छा, ये बिट्स हैं तो बाइट है, क्योंकि 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट बनती है। और बाइट। तो हाँ जी, IPv4 जो है आपका वो टोटल 4 बाइट्स का है। ठीक हो गया? तो 16 बिट्स के हैं तब भी ठीक है, 4 बाइट के हैं तब भी ठीक है। ठीक हो गया? और IPv4 एड्रेस को लिखने का जो अंदाज है वो बाइनरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बाइनरी फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप ही कहेंगे सर कि 32 बिटों को लिखना, यानी कि 32 बिट्स को लिखना बाइनरी में, ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको लिखना, इसको कॉन्फ़िगर करना, इसको याद करना, ये तो बड़ा मुश्किल है। जाहिर बात है मशीन लैंग्वेज है तो मुश्किल तो होगी। तो फिर इसको बाइनरी में लिखा जा सकता है लेकिन लिखते नहीं है, तो फिर किस फॉर्म में लिखा जाता है? इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में और आईपी एड्रेस डेसिमल फॉर्म में। और डेसिमल नंबर हमारे पास होते हैं 0 से लेके 9 तक, यानी कि टोटल 10, और बाइनरी नंबर होता है 0 या 1 या 1 0। ठीक हो गया? यहाँ तक साथ हो? हाँ जी, पक्की बात है? पक्की पक्की। चले, अगला पॉइंट वो ये है कि एक ऑक्टेट को दूसरे ऑक्टेट से सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए क्या यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? डॉट इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहा?
कि एक ऑक्टेट को दूसरे डॉट। ऑक्टेट से सेपरेट करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? डॉट इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक हो गया? जैसे अब आपने आईपी एड्रेस लिखा होगा 192.168.1.1, ये क्या है? ये एक ऑक्टेट को दूसरे ऑक्टेट से सेपरेट करने के लिए ये डॉट इस्तेमाल किया जा रहा है आपका। ठीक हो गया? उसके बाद अगली चीज इसके अंदर आ जाती है कि हमारे पास इसके अंदर IPv4 के अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट है और हमारे पास 3 तरह के एड्रेसेस होते हैं। ठीक हो गया? एड्रेसेस हमारे पास, एड्रेसेस की जो टाइप है, एड्रेसेस की टाइप ऑफ एड्रेसेस कह लें, वो 3 तरह के हैं। एक है यूनिकास्ट एड्रेस, एक है मल्टीकास्ट एड्रेस और एक हमारे पास है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यूनिकास्ट एड्रेस 1 to 1 कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट एड्रेस का मतलब है 1 to ग्रुप या 1 to few ग्रुप, और ब्रॉडकास्ट का मतलब है 1 to all। 1 to all। ठीक हो गया? ये 3 तरह के एड्रेसेस हैं। अच्छा, जो इसमें समझ नहीं आई होगी कोई क्लासेस की, इसको भी मैंने एक्सप्लेन करना है। उससे पहले हम चलते हैं कहाँ पे? वो यहाँ पे कि एक ऑक्टेट कैसे 8 बिट के बराबर है, और ये टोटल 32 बिट का एड्रेस है। तो फार्मूला हमारे पास वही है, क्या? वही 2 रेज़ टू पावर n। अगर मैं 2 रेज़ टू पावर n करूं, n के ऊपर लिख दूं 32, क्योंकि IPv4 टोटल 32 बिट का है। क्योंकि एक सवाल बन सकता है ना कि सर हमारे पास जो IPv4 एड्रेसेस हैं वो ठीक है 32 बिट्स का एड्रेस है, टोटल 32 बिट है, लेकिन इसके अंदर स्पेस कितनी है? ये कितने एड्रेसेस हैं? तो फार्मूला क्या है? 2 रेज़ टू पावर n। तो 2 रेज़ टू पावर 32 करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? 4.29 बिलियन, तकरीबन 4.29 बिलियन एड्रेसेस हैं। पूरी दुनिया में IPv4 एड्रेसेस इतने हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये मत कहिएगा सर इससे ज्यादा तो दुनिया की तादाद है, और हर बंदा 2-3 आईपी एड्रेस लेके बैठा हुआ है। लैपटॉप है तो एक आईपी एड्रेस, डेस्कटॉप है तो एक आईपी एड्रेस, आईपी फोन है तो एक आईपी एड्रेस, मोबाइल है तो एक आईपी एड्रेस। तो एक ही बंदा 2 से 3 एड्रेसेस को लेके बैठा हुआ है। तो इस तरह से तो IPv4 कब के खत्म हो जाते। तो इसके ऊपर अभी सवाल या निशान। तो क्या कहा? टोटल जो स्पेस है IPv4 एड्रेस की वो 4.29 बिलियन एड्रेसेस है। ये टोटल स्पेस है पूरी दुनिया में। ठीक हो गया? और उसके बाद इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला वही है, देखिए एक ऑक्टेट 8 बिट के बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके ऊपर गिनती लिख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7। वो 0 से मल्टीप्लाई करने वाला भी छोड़ दें, एलसीएम वाला भी छोड़ दें, क्यों? मुश्किल तरीका है, ये आसान तरीका है। अब उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या जाएगा? ये 1, ये 2, ये 4, ये 8। यहाँ तक तो हमने देखा था हेक्साडेसिमल में। अब IPv4 है वो 8 बिट के बराबर है, तो ये 16, ये 32, ये 16, 64 और ये 120। जी इसकी समझ नहीं आई तो पूछते हैं आगे चलिए। अब मेरे पास एक हेक्साडेसिमल कह रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है? बाइनरी है और डेसिमल है। तो आप डेसिमल से बाइनरी में जाएं या बाइनरी से डेसिमल में जाएं, डेसिमल से बाइनरी में जाएं या बाइनरी से डेसिमल में जाएं, फार्मूला एक ही है, अंदाज एक ही है, तरीका एक ही है। अब वो किस तरह से? देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे 200 है, ये 200 क्या है? ये डेसिमल नंबर है जिसको लिखना, पढ़ना और कॉन्फ़िगर करना ज़्यादा आसान है, समझ आ जाता है। लेकिन अगर इसी 200 को बाइनरी में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने आपको कहा था हमारे पास 2 बिटें हैं, एक 0 और एक 1। 0 का मतलब है ऑफ है, इग्नोर है, डोंट केयर है, और 1 का मतलब है कि ऑन है, एक्टिव है, मुझे चाहिए। तो अब मैंने 200 को पूरा करना है, फार्मूला आपके सामने है।
जोन सी बिट चाहिए होगी आप उसे ऑन करते रहे और तब तक ऑन करना है आपने जब तक आप 200 तक नहीं पहुंच जाते, और जोन सी बिट नहीं चाहिए होगी जो उससे कम बढ़ रही होगी उसको आप इग्नोर कर। तो आपने जब भी बाइनरी से डेसिमल में जाएं या डेसिमल से बाइनरी में जाएं या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएं या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाएं, आपने हमेशा कहाँ से शुरू करना है, ये लेफ्ट साइड से, और कहाँ पे खत्म करना है, राइट साइड। हमेशा इधर से शुरू करना है और 1 के ऊपर जाके खत्म करना है। तो अब देखिए पहली बिट कौन सी है आपके पास 128 और मेरे पास क्या है 200, तो इसका मतलब है ये 200 के पास पास है, तो इसको मुझे ऑन करना पड़ेगा, ये मुझे चाहिए। अब अगली बिट क्या है 64, तो अगर इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ तो ये 200 के पास पास बन रहा है, कि 128 प्लस 64 तो तकरीबन आपके पास बन जाता है ये 192, और मुझे चाहिए 200 और ये अभी तक बना 192। इसका मतलब है कि 8 बिटें अभी भी मुझे पूरी करनी है। तो अगर मैं 32 वाली को ऑन कर देता हूँ ये 200 से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये मुझे जीरो करना है, इग्नोर करना है। इसी तरह 16 को भी ऐड करूँगा तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, इसे इग्नोर कर दिया। अब 8, ये 8 मुझे पूरा हो रहा है, अब 200 पूरा हो गया, बाकी जितनी भी बिटें उसे आंखें बंद करके जीरो कर दें। अब जो जीरो है उसे तो सिरे से काट दें, इसे सिरे से काट दें। अब जो ऑन है इसके ऊपर देखिए कौन सी बिट है 128, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, तो 128 प्लस 64 प्लस 1, तो जवाब क्या आ जाएगा 200। ये डेसिमल है और इसकी बाइनरी क्या है आपके पास 11001000, तो ये उसकी बाइनरी है और ये उसकी डेसिमल है। तो जी समझ में आया कुछ? आ गया। चलें आगे चलते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 195 है और एक नंबर मेरे पास 242 है, 224 है, और एक नंबर मेरे पास 0 है और एक नंबर मेरे पास 255 है। तो ये सारे के सारे डेसिमल नंबर हैं, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जाएगा, चले आप मुझे बताते रहें कौन सी बिट ऑन करूँ कौन सी ऑफ करूँ। पहले 195 को करना है, वन 195 पे करना है। पहले वहाँ 195 को कन्वर्ट करना है बाइनरी, जैसे 200 किया था इसी तरह से 195 को करना है। तो कैसे करूँगा, मैं आपको व्हाट्सएप करूँ? व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करते हैं, मुझे बताना है तो मुझे बताते जाए, मैं देखता चला जाऊँगा, या आपने खुद करके करना है जिस तरह से आपको ईजी लगे। चलिए आप व्हाट्सएप करते हैं मुझे लिख के। ये मैं चार चार व्हाट्सएप। चार चार हमारे पास नंबर है, एक 195 है, एक 224 है और एक 0 है और एक 255 है। तो इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे किया जाएगा? बिल्कुल एलसीएम के थ्रू भी बिल्कुल सही निकाला, वो जरा थोड़ा सा मैथमेटिक तरीका है, तो मैथमेटिक्स मेरा बहुत कमजोर है, इसलिए मैं आसान तो जैसे चल रहा होता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 195 है और पहली बिट 128 है, तो इसको ऑन कर दिया। तो अब देखिए 125, ये 195 था, तो आपका जवाब देखा जाए एलसीएम से गलत नहीं निकला, या शायद 11, हाँ बिल्कुल। चलें चेक करते हैं। तो अब इसको भी ऑन करेंगे तो आपके पास 192 बन जाता है, पीछे रहेगी 3 बिटें, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1। अब देखिए गलत होगा। बिल्कुल जो 0 है उसे तो काट दें, सिरे से काट दें। देखिए ये जो 4 वाली बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इग्नोर 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 इग्नोर, काट दिया। अब जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बिट 128 को, ये 64 को, ये 2 को और ये 1 को। तो अब यहाँ पे लिख लें 128 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 192 और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये 3, तो जवाब क्या आ जाएगा 195 आ जाएगा।
तो इसको अगर बाइनरी में लिखना हो तो जवाब क्या है 11000011 और मेरा ख्याल आपका था 10000000। ओ ठीक है, मैंने गलती कर लिया है, मैंने गलती में वो कर दिया। हाँ, जज्बाती नहीं होना ना। देखिए देखिए आपने एक तरीके से किया और एक मैंने तरीके से किया है, तो ये कुछ इस तरह से जो मेरे वाला मेथड है ना, इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि मैथमेटिकल है, मैं लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, उसमें मैथमेटिक्स है तो उसमें चांसेस ज्यादा है। तो मेरा मैथ भी कमजोर है तो इस वजह से। अच्छा चलें, अब आप मुझे बताते रहे मैं कौन कौन से बिट को ऑन कर रही हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास है 2 to 4 है, देखो कि 2 to 4 है। लैपटॉप आपके पास होगा, कैलकुलेटर आप ऑन कर लें बेशक। तो अगर आप पहली बिट ऑन, वो तो हर सूरत में करनी है क्योंकि आपके पास है 224 और ये है 128। और अगर दूसरी बिट भी ऑन करेंगे तो वो भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे आपके पास है 224 और यहाँ पे है 192। चले अब जो आप आगे 32 आ गई। 32 आ गई। अब मुझे बताएंगे कि 192 को 192 को 32 ऐड करूंगा तो कितना बनता है मेरे पास। ये भी ये सारी बातें ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि ये 2 to 4 के पास ही आता है। ये बन जाएगा आपके पास 229 या 230 तकरीबन। चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर तो मेरे पास भी है। तो पहली बिट हम मैंने 3 ऑन की हैं, तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस, तो 224 बन गया। वो बिल्कुल 224 बन गया यहाँ पे। तो इसका मतलब है पहली 3 बिटें ऑन करने पे आपका 2 to 4 हो चुका है, 224 बिट्स पूरी हो चुकी है। बाकी कितनी बिटें रह गई हैं, 5। तो पांचों को आप क्या कर देंगे, 0 0 0 0 0। तो अब आपको मैंने कहा जो बिट हमने बेसिकली 224 पूरा करना है, 224 जब तक 224 पूरा नहीं होगा तब तक हम 1 1 करते रहेंगे। बिल्कुल है, करते रहेंगे। और जैसे इतना पूरा करना है, उसके अलावा जो जहां तक पूरा हो जाएगा उसको स्टॉप कर दिया, जितनी बिटें रह गई उसको 0 कर दिया। तो अब देखिए जो 0 है उसे तो तो 1 1 पूरा एवरी टाइम हम जो 1 1 पूरा करेंगे वो ये फिक्स है, 128 64 32 16 से ही पूरा करेंगे, 88 4 2 1 से करेंगे। बिल्कुल आपने स्टार्ट यहीं से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे खत्म करना है। यानी कि जहां जहां तक जोन सी बिट आपको चाहिए ना पूरा करने के लिए, और डेसिमल नंबर को पूरा करने के लिए इसको या इसको या इसको पूरा करने के लिए जहां जोन सी बिट आपको चाहिए उसके नीचे आपने 1 कर देना है और जो नहीं चाहिए उसे 0 कर देना है। यानी कि चले अब जो सा नंबर बढ़ा रहा अगला। होगा उसको 0 कर देना। तो देखिए अब ये आपके पास आगे क्या, ये अब इसको देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 128, ये 64 और ये 32। तो आपको 128 प्लस 64 प्लस 32, तो जवाब आ जाएगा 224। तो इसकी बाइनरी क्या लिखी जाएगी, 1110000000। ओ यस। ठीक हो गया। अब देखिए मेरे पास 0 है, अब मेरे पास 0 है। अब इसको मैंने बाइनरी में लिखना, तो कैसे लिखूंगा। अब 0 को आप अब एलसीएम से निकालेंगे तो ये निकलने वाला नहीं है। 0 को हम 0 ही कर देंगे सारे। बिल्कुल है, 0 ही कर देंगे ना, एलसीएम से निकालेंगे तो ये निकलना नहीं है। तो यहाँ पे आप तमाम की तमाम बिट 0 कर देंगे कि ये लें, ये तो छोटा नंबर है, मिनिमम है, तो ये 0 है, तमाम की तमाम बिटें 0 हो गई, आपने सारों को इग्नोर कर दिया। अब 255 ये मैक्सिमम है। तो अब जिस तरह से इसका मिनिमम, भी 1 1। हाँ, अब जिस तरह से आपने 0 छोटा नंबर था तमाम बिटें 0 कर दी थी, अब 255 मैक्सिमम नंबर है तो तमाम बिटें ऑन कर देंगे और जब इन सब को आप जमा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जवाब 255 आएगा। 255। नहीं है तो ये करके देख लें, यहाँ पे ये आपके ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, तमाम बिटें 8 ही 8 1 है, तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 255। तो यहाँ पे भी देखिएगा वही फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ये 128
64 32 16 8 2 4 2 1। जवाब क्या है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी इस मैसेज की थोड़ी थोड़ी समझ आ गई चले काफी हद तक। चले चले, अब कोई नहीं है। अब आप कन्वर्ट करके बताएं मुझे कि 190 सॉरी 192 छोड़ दें, 168 को मार के 168। हाँ जी 168। फार्मूला वही, इतना याद रखते हैं कि 1 2 4 8 16 32 64 128 और क्या है 160 168। 128 प्लस 128 प्लस 64 और उसके बाद बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। पहला 1 होगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे? 64 वाले तो जाहिर बात है 70 जीरो होगा 64, क्योंकि ये 192 बन जाता है। और 128 में अगर आप जमा करें 32 तो आपके पास जवाब क्या जाता है? ये जीरो, यहाँ पे 1 चला गया, उसके बाद 6 और ये 1, तो इसका मतलब है 160 यहाँ तक का। ऐसे ही है। ओह यस, हमने एवरी टाइम 128 को बाकी के साथ ऐड करना है। ऐड करना है। अब देखिए 128 को 6 अब के देखिए साथ 128 को 30। बिल्कुल ऐड करते रहना है। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐड करने पे आपके पास जवाब क्या है? 160, और आपको चाहिए कितना? 168। तो पीछे कितनी बिट्स रह गई हैं? 8। 8। और 16 को ऑन करूंगा तो ये इससे ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये 0, ये 8 पूरा हो गया, उसके बाद 0 0, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ये देखें, ये 128, ये 32 और ये 8, तो 128 प्लस 64 प्लस 8, जवाब क्या देगा? 168। और बाइनरी क्या लिखी जाएगी? 10101000। कोई और दे मुझे, एक और दे मुझे। चलो आपके पास है 156, 156 180, ये दो हैं जिसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, चले मैं भी साथ साथ करता हूँ, आप देखिएगा कि आपने वैसे किया कि नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे है 156, पहला 128, उसके बाद फिर 0, उसके 1 बाद फिर 0, फिर 0, और फिर उसके बाद आई थिंक अब 1। 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 128 प्लस 16, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14, और यहाँ पे गया 1, तो 4 3 4 4। फिर उसके बाद प्लस 8 आ जाएगा, 8 8, तो इसमें 8 फिर 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास? 8, ये 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 चला गया, 5 आ गया, फिर यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये भी मुझे ऑन करना पड़ेगा 8 वाली के। 1 आ जाएगा। अब उसके बाद रह गई 2, तो ये 0, ये 1, ये 0, ऐसे ही है। 1 0। ये आपने मेरा पार्शियली एंड से गलत हो गया। लेकिन मेरा आप 0 0 है, आपका 0 1 आया। 1 मिनट में चेक कर लेते, लेकिन 1 अगर आप, चेक क्योंकि कर। आप 128 को अगर ऐड करें 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 एंटर, नहीं नहीं, ये तो 42 बन जाता है, यानी कि आपने 4 को ऑन करना है। सॉरी, ये 0 और ये 1 ऐसे होगा। अब मेरा ठीक आया। ठीक हो गया? ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में गलत कर दिया था। हाँ मेरा ठीक है अब। चलें तो अब अभी भी मेरा ऐसे ही मैंने निकाला 1 0 ट्रिपल 1 0 0। चले जी, यानी कि इसका मतलब है आपको समझ में आ गया कि किस तरह से बाइनरी और बाइनरी बिल्कुल में अभी समझ आ गया। कन्वर्ट किया जाता है। ठीक हो गया? तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये आईपी एड्रेसिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये आपके सामने ये आईपी एड्रेसिंग का पेज है, ये मैं आपको मेल भी कर देता हूँ। ये आपने ना ये पूरा का पूरा पेज यहाँ से लेके यहाँ तक आपने रट्टा मार है।
इसमें ये क्लासेस क्या हैं, रट्टा मारना। बिल्कुल रट्टा मारना, इसको याद होना चाहिए। उसके बाद ये क्लासेस कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, उनका इस्तेमाल क्या है, उनकी रेंज याद होनी चाहिए। ये फर्स्ट बिट क्या है ये भी याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद सबनेट मास्क क्या है ये भी याद होना चाहिए। नेटवर्क की बिट्स, होस्ट की बिट्स कितनी है ये भी याद होना चाहिए। और ये प्राइवेट एड्रेस भी, ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। अब ये पूरे चार्ट को मैं कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या चीज़। ठीक ठीक हो ठीक गया? तो देख लें ठीक आज का लेक्चर, ठीक कल का लेक्चर और फिर उससे अगला लेक्चर तकरीबन हमारा आईपी एड्रेसिंग के ऊपर ही लगेगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया? तो ये पूरा आपने चैप्टर ये याद करना है। और असल में यहाँ पे ये कंपनी का नाम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, अयाना इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी इसको बोला जाता है। ये वो वाहिद एक ऐसी कंपनी है जो इन आईपी एड्रेसेस को पैदा कर रही है, जनरेट कर रही है। ठीक हो गया? ये जनरेट कर रही है। और इसने इसने तमाम के तमाम जितने भी आईपी एड्रेस बनाए हैं वो इसने बनाए हैं। और ये आगे क्या किया है, इसने ना तमाम एड्रेसेस को आगे रीजन के अंदर डिवाइड कर दिया गया, एथनिक एथनिक एंड ये सारे के सारे आपके पास ये रीजन है। अब इसके अंदर ये आ गया हमारा एक एरिया कवर किसके अंदर आता है, वो एथनिक के अंदर आता है। एशिया, एशिया के अंदर पाकिस्तान भी है, एशिया के अंदर इंडिया भी है। तो हमारा कहाँ पे आता है, वो एशिया। अब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान आता है इधर एशिया के अंदर। तो अब इसमें से क्या है, ये पीटीसीएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। ये आप पाकिस्तान में रहे, अब पाकिस्तान किसके अंदर आ रहा है, वो एशिया के अंदर। अब एशिया से कहाँ से आ रहा है, पीछे से आईपी एड्रेस एथनिक से, और एथनिक किससे ले रहा है, वो अयाना से ले रहा है। तो ये पूरी एक चेन बनती चली जा रही है। तो असल में जो ठीक हो अयाना गया। है, पूरा पूरा अयाना ये है पूरा एक सर्विस प्रोवाइडर जो एड्रेसेस को बना रहा है, जनरेट कर रहा है। इसके आगे ये रीजन आ गया, ये आपके पास एक रीजन आ गया एथनिक का, एक रीजन आ गया आपके पास एथनिक का। और एथनिक के अंदर ये हमारे पास क्या आ गया, ये एशिया, यानी कि इसके अंदर एशिया आता है। उसके बाद एशिया से कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद कौन है, ये पीटीसीएल है। ये पूरी एक चेन बनती चली जा रही है। ठीक हो गया? चलें ये चलें। पूरा आपको आईपी एड्रेसिंग का पेज याद होना चाहिए। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह कल इसी ठीक को यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा, आईपी एड्रेसिंग को। ठीक हो गया? कल यही वाला टाइम ठीक है, कल मैं इस टाइम में ओके हूँ, हाँ आपके लिए ठीक है? कल कल हाँ बिल्कुल, मेरे लिए ये टाइम बिल्कुल ठीक है। कल इंशाल्लाह हम फिर 3 बजे से ऑनवर्ड यानी कि 5 बजे तक पढ़ेंगे। ठीक हो गया? ठीक जितना भी हुआ। है। जस्ट इन केस भाईजान, जस्ट इन केस अगर मेरी अगर कल जॉब हुई तो मैं आपको रात को इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि मैं हाँ श्योर नहीं हूँ। ठीक है मुझे बता दें। ठीक ठीक हो गया? चलें ठीक। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात ओके होगी। इसको पढ़ के रिवाइज करके आइएगा जरूर। ठीक ठीक। है? ओके। ओके जी। अल्लाह हाफिज।